नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फंसा दिया है और उससे निकलने का रास्ता अखिलेश यादव को सूझ नहीं रहा है। उनका चुनाव प्रचार जो है जिस तरह से उठा था और जो जो उसके बारे में चर्चा हो रही थी कि बस अब शपथ लेने की देर है, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला मामला हो गया है। बीजेपी से 8 विधायक करीब और 3 मंत्री आए। उसको पूरे देश में इस तरह से प्रचारित किया गया जैसे पूरी बीजेपी खाली हो गई। अब बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कोई बचा ही नहीं, सब लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब अकेले समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस तरह का माहौल बनाया गया। और किस तरह के लोगों को लेकर? स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें सबसे आगे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया गया कि बस ये तो चुनाव बदल देते हैं, चुनाव पलट देते हैं, बहुत बड़ा जनाधार है इनका। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो 2012 में जब बहुजन समाज पार्टी की पहली और अब तक की आखिरी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, मायावती का और बसपा का की जब लहर चल रही थी 2012 में, तब अपना चुनाव डलमऊ से हार गए विधानसभा का। इतने बड़े नेता हैं, इतना उनका समाज इतना साथ देता है कि अपनी सीट नहीं बचा पाए। उसके बाद सीट बदली, सीट बदलकर फिर जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आए। अब वहाँ से फिर जो है जीते, लेकिन 2 चुनाव में अपने बेटे को नहीं जीता पाए। तो ये महान ओबीसी नेता जिनके साथ पूरी जो है नॉन यादव ओबीसी जातियां जुड़ी हुई हैं, खड़ी हैं उनके साथ, वो अपने बेटे को चुनाव नहीं जीता पाते हैं। तो उनकी उनकी बात तो काफ़ी हम लोग पहले कर चुके हैं, उनकी बात छोड़ दें। लेकिन इन नेताओं के बल पर, जिसको कहते हैं उधार के सिंदूर के बल पर, जो है अखिलेश यादव सुहागन बनने की कोशिश कर रहे थे। अब उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। ये जो लोग आए हैं उन्होंने घर में जो पहले से लोग थे उनको बेदखल करना शुरू किया है। तो जो पहले से घर में थे वो जो है नाराज़ हो रहे हैं। उनकी ओर से जो है समस्याएं खड़ी की जा रही हैं। बड़े शान शौकत से जो है वो इमरान मसूद को लेकर आए पार्टी में। अब इमरान मसूद को टिकट देने की स्थिति में नहीं है अखिलेश यादव। अगर टिकट देते हैं तो पार्टी का पुराना कार्यकर्ता नेता नाराज होते हैं, नहीं देते हैं तो इमरान मसूद नाराज होते हैं। इस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में है कि कहाँ से जो है जो नए लोग आए हैं उनको एडजस्ट कैसे करें, एक बात। दूसरी बात, देखिए समाजवादी पार्टी का इतिहास उठाकर देख लीजिए। और मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी ही नहीं, उससे पहले चौधरी चरण सिंह के समय की राजनीति भी देख लीजिए। चौधरी चरण सिंह से बड़ा पिछड़ों का और किसानों का उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं हुआ, और वो भी कभी अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए। तो इन पार्टियों की जो अधिकतम क्षमता है वो 30% वोट के नीचे है, और बीजेपी जो है वो 30% के बाद शुरू होती है। ये स्थिति पिछले 7 साल में बीजेपी की बनी है, और 7 साल में नहीं, उससे पहले भी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1991 में भी जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 1993 में, 1996 में जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, हर चुनाव में जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है सपा और बसपा की अलग अलग, उससे ज़्यादा बीजेपी वोट लेकर आई, चाहे बहुमत मिला चाहे नहीं मिला। अब उसको चुनौती दे रहे हैं जो पार्टी 2019 में अपना वोट बेस बढ़ाकर 50% ले जा चुकी है। तो ठीक है भाई, किसी को भी सपना देखने का अधिकार है, प्रयास करने का अधिकार है। कहने को तर्क के लिए तो आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी को भी तो 2012 में 15% वोट ही मिला था। 2017 में वो जो है 40% वोट पर पहुंच गई, 300 से ज़्यादा सीटें ले आई। लेकिन ये केवल आंकड़ा देने से बात नहीं बनती है। देखना ये होगा कि 2012 में 15% वोट पाने के बाद बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने जो किया 2012 में 15% वोट पाने के बाद, उसका नतीजा 2014 में दिखा, जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आए, जब वो
केंद्रीय भूमिका में आए भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस तरह से उनको लोगों ने हाथों हाथ लिया, जिस तरह से अति पिछड़ों ने, गैर जाटों दलितों ने, सवर्णों ने साथ दिया, वो साथ कहीं भी छूटा नहीं है, वो साथ कहीं से कमज़ोर नहीं हुआ है। न 14 में हुआ, न 17 में हुआ, न 19 में हुआ, न 22 में होने के कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार जब कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की हैसियत 30% वोट से ज़्यादा की नहीं है और इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकती है। उसके पास न तो उसका संगठन है उस तरह का, न उसके पास मुद्दे हैं और न ही उसके पास उसका सामाजिक आधार है जिसको वो ले जा सके। मुलायम सिंह यादव जब सारे पिछड़ों के नेता थे तब भी उससे ऊपर नहीं गए। जब सारे पिछड़े और मुसलमान उनके साथ थे मेजॉरिटी में, तब भी उससे ऊपर नहीं जा पाए। तो अब अखिलेश यादव क्यों चले जाएंगे, किस आधार पर चले जाएंगे? लेकिन आज बात जो मुख्य मुद्दा है वो है चुनाव का, यानी अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का। देखिए, योगी जी ने जैसे ही घोषणा की कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव के कैंप में बड़ी खलबली मच गई। अब सवाल ये था कि क्या जवाब दें। तो ये जवाब देने की बजाय कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं और लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, वो तरह तरह की बातें करने लगे, कसने लगे, जो है वो मजाक उड़ाने लगे कि बाबा को गोरखपुर भेज दिया है, घर भेज दिया है, तमाम तरह की बातें करने लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की सीट की घोषणा कर दी। समाजवादी पार्टी कब करेगी? वहां तो और किसी को करना नहीं है, कोई बैठक नहीं होनी है, किसी से सलाह मशविरा नहीं करना है। अखिलेश यादव को खुद ही तय करना है कि वो कहाँ से लड़ेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी सुन रहे हैं कि छठी सूची भी जारी हो चुकी है सपा और रालोद की। आपकी पार्टी का या आपके गठबंधन का जो सबसे बड़ा नेता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगी, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, इसकी घोषणा नहीं हुई है। हर पार्टी अपने 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 संगठन के सबसे बड़े नेता, अगर वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है तो भी, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है और वरिष्ठ नेता है तब भी, उसकी सीट की घोषणा पहली सूची में की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची में योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। समाजवादी पार्टी अभी तक नहीं कर पाई है। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो आजमगढ़ के लोगों से इजाज़त लेकर, पूछकर तय करेंगे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल मुश्किल ये हो गई है कि अखिलेश यादव के लिए कोई सुरक्षित सीट विधानसभा की खोजना समाजवादी पार्टी का इस समय सबसे बड़ा सरदर्द है। उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है और रोज उनका ग्राफ जो है, उनका भाव जो है गिर रहा है। आज उनके छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन गई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया अपर्णा यादव के भाजपा में जाने पर, तो उन्होंने कहा मैं शुभकामना देता हूं और इससे भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी का विचार का विस्तार होगा। तो मतलब जो बीजेपी से लाए थे वो आपकी पार्टी में बीजेपी के विचार का विस्तार करेंगे। ऐसी हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप। अब उसके अलावा देखिए, उनसे पूछा गया कि उनको रोकने की कोशिश नहीं हुई, तब अखिलेश यादव का दर्द छलक आया। तब आप उनकी आवाज़ अगर सुनिए तो उसमें दर्द सुनाई देता है। उन्होंने कहा नेताजी ने बहुत मनाने की कोशिश की, यानी कि पूरे परिवार ने मनाने की कोशिश की और नाकाम रहा। अखिलेश यादव को 2016 याद आना चाहिए, जब उन्होंने चाचा को पार्टी से निकाला था, जब पिता को जो है पार्टी के अध्यक्ष पद से बाहर किया था। तब के अखिलेश यादव का चेहरा याद कीजिए, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका स्वर याद कीजिए और आज के अखिलेश यादव को याद कीजिए। और 2016 छोड़ दीजिए, अभी जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान एंड कंपनी जब गई है समाजवादी पार्टी में, उस दिन का उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए, बॉडी लैंग्वेज उस दिन की याद कीजिए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उसको देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव का ग्राफ गिरना शुरू हो गया है।
योगी आदित्यनाथ ने असली चुनाव होने से पहले चुनाव के मैदान में अखिलेश यादव को पटकनी दे दी है। अखिलेश यादव के लिए अपनी सीट तय करना बहुत कठिन होगा। आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य है, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है वो वहां से लड़े। यादव बहुल सीट से भी जीत जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, मैनपुरी यादवों का बोलबाला है। मुलायम सिंह यादव उसको अपना घर समझते थे, वहां से लोकसभा का चुनाव हार गए और 2014 में ही आजमगढ़ से भी लड़े थे, 2 सीटों से लड़े थे। आजमगढ़ में कैसे जीते हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं। अगर तिजोरी न खोली गई होती आखिरी कुछ दिनों में तो आजमगढ़ से भी मुलायम सिंह यादव हार जाते। पिछले चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी से अलायंस न होता समाजवादी पार्टी का तो अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन अखिलेश यादव को एक नहीं कई डर सता रहे हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी चुने, वहां कितना समय लगाना पड़ेगा, कितनी सुरक्षित होगी। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जिनके लोग कह रहे हैं कि बस शपथ लेने की देर है, उनको 403 में से एक भी सुरक्षित सीट नहीं मिल रही है। योगी आदित्यनाथ के लिए इन लोगों ने कहा कि उन्होंने सुरक्षित सीट खोज ली है, तो भाई आप भी खोज लीजिए। कौन रोक रहा है आपको? सुरक्षित, सबसे सुरक्षित जो आपको लगती हो वो खोज लीजिए। आपको इटावा और सैफई सुरक्षित नहीं लग रहा है, जहाँ कि आप रहने वाले, जहाँ कि आपके बाप दादा परदादा सब लोग रहे, जहाँ से राजनीतिक जीवन मुलायम सिंह यादव से लेके आपके पूरे परिवार का हुआ, जहाँ परिवार के 30, 32, 35 लोग अलग अलग पदों पर और जो है अलग अलग क्षेत्रों में नामांकित किए गए, वहाँ भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है। आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, आप रहने वाले तो इटावा के हैं, सैफई से क्यों नहीं लड़ेंगे? ये सारे सवाल हैं कि अपने घर से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है अखिलेश यादव की। तो आजमगढ़, हो सकता है कि आजमगढ़ में सुरक्षित सीट न मिले तो फिर इटावा या आसपास का मैनपुरी का रुख करें। अभी कुछ तय नहीं है। अभी ये भी घोषणा नहीं की है कि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे पहले तो ये घोषणा करनी पड़ेगी। अगर योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा न की होती कि वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने घोषित न की होती, तो अखिलेश यादव दबाव से मुक्त थे। अब भारी दबाव में है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचाएं, अपनी सीट बचाएं, उसके लिए प्रचार करें या पूरे प्रदेश में पार्टी का प्रचार करें, क्योंकि उनकी पार्टी में उनके अलावा और कोई स्टार कैंपेनर है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में तो पूरी बैटरी है स्टार कैंपेनर्स की। आज 30 की सूची जारी हो गई है, अभी तक समाजवादी पार्टी ने सूची जारी नहीं की है अपनी। कर भी दे तो और कोई है नहीं जो पूरे प्रदेश में पार्टी का प्रचार कर सके। तो आजमगढ़, अब आपको एक और बात बता रहा हूँ, जो आशंका समाजवादियों के मन में, जो आशंका अखिलेश यादव के मन में है, 2019 में मायावती से समझौता किया, समझौते में झुककर समझौता किया, और बदले में जो उन्होंने लिया, सीट की बात छोड़ दीजिए, कि गेस्ट हाउस कांड में जो शिकायत दर्ज थी वो मायावती वो केस वापस ले लें। मायावती ने वो केस वापस ले लिया, लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद मायावती ने जो बयान दिए उससे एक बात बड़ी स्पष्ट थी कि उनको इस बात का बहुत मलाल है, उनको इस बात का बहुत दुख है, पछतावा है कि उन्होंने वो केस वापस ले लिया। उनकी इस समय अदावत जो है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि मायावती को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर उनको सरवाइव करना है तो पहले उनको समाजवादी पार्टी को पछाड़ना पड़ेगा, पहले समाजवादी पार्टी को गिराना पड़ेगा, उसके बाद ही भाजपा से मुकाबले में आने की सोच सकती है। तो आप मान कर चलिए, मैं अभी से आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ये सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और वो ये है कि अगर आजमगढ़ से किसी भी सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं
तो चुनाव से यानी मतदान से कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी इस बात की घोषणा कर सकती है कि अखिलेश यादव को हराने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो बीजेपी का समर्थन करेगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये निजी अदावत की लड़ाई है जो 2019 के चुनाव के लिए दोनों ने एक तरह से मुलतवी कर दी थी, लेकिन उसको भूले नहीं है। अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ आप देखिए एक शब्द बोल नहीं रहे हैं। उनको डर है कि मायावती इस तरह का काम कर सकती हैं कि वो अपना नुकसान करके समाजवादी पार्टी का उससे बड़ा नुकसान कर दें। तो मायावती का डर अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को सता रहा है, खासतौर से अखिलेश यादव की सीट को लेकर। इसी बीच में आप देखिए कि चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, वो कह रहे थे 6 महीने से बातचीत चल रही थी, अखिलेश यादव ने उनका अपमान किया है। तो अब वो अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। तो आप कुल देखिए कि ये जो 8-10 लोग जो है बीजेपी से निकल कर गए थे समाजवादी पार्टी में, उस दिन की खबर के बाद से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को लेकर लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। अब उनको चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उनको सीट खोजना पड़ रहा है, सुरक्षित सीट खोजना पड़ रहा है, परिवार को एक रख नहीं पाए। छोटे भाई की पत्नी बीजेपी में शामिल हो गई, छोटे भाई की पत्नी कह रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के काम से प्रभावित है। इसका कोई जवाब नहीं है अखिलेश यादव के पास। उसके अलावा उनके रिश्तेदार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के साढ़ू शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, उनके समधी पहले शामिल हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव की स्थिति आप याद कीजिए 2017 में 2 लड़कों वाला कैंपेन कितनी तेजी से उठा था, लगा था कि बवंडर आ गया है, उड़ा ले जाएंगे बाकी सब पार्टियों को। इसी तरह का माहौल इस बार भी बनाने की कोशिश की गई। तो उस बार का माहौल तो चूंकि मुख्यमंत्री थे, सत्ता में थे, तो कुछ लंबा चल गया। इस बार तो उससे पहले ही इस गुब्बारे की हवा निकल गई। तो अखिलेश यादव के लिए मुझे नहीं लगता कि अब 10 मार्च तक कोई अच्छी खबर आने वाली है। उनकी पार्टी के लिए और उनके अपने लिए राजनीतिक रूप से एक के बाद एक जो है बुरी खबरें ही सुनने को उनको मिलेंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।